जय श्री राम। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, हिना प्रसून जी वाला वीडियो जो पहला पार्ट हमने देखा, रिलीज किया, उस पर बहुत अच्छे कमेंट आए और लाइक्स भी परमात्मा की कृपा से और आपके प्रेम की वजह से अच्छे रहे। उसी वीडियो का बचा हुआ पार्ट, अंतिम भाग आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो और विलंब नहीं करते, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। थैंक यू सर। अच्छा, कुछ जैसे ग्रहों की दृष्टियों को हम एक खास संज्ञा देते हैं सर। जैसे गुरु की तीसरी दृष्टि, ऐसे ग्रह जिनकी तीन दृष्टियां होती हैं, उनके किसी एक दृष्टि को हम खास महिमा मंडन उसका ज़्यादा करते हैं सर। गुरु की तीसरी नवम दृष्टि को हम बोलते हैं कि ये अमृत तुल्य दृष्टि है। इसी तरह शनि की तीसरी दृष्टि को हम बोलते हैं कि विच्छेदात्मक है, और शनि की तीसरी दृष्टि सबसे अम, अ, प्रभावी होती है। तो ये इस तरह का क्या इन तथ्यों में कितना वजन है सर? देखिए, अगर मैं बृहत पराशर होरा शास्त्र की बात करूं, जो कि एक क्लासिकल बुक है, जी। उसमें इन दृष्टियों में अंतर नहीं किया गया कि तीसरी अलग है और सातवीं अलग है और जी। 10वीं अलग है, जी जी। या 5 7 9 में अंतर है। ये हम ही लोगों ने बनाया है। बनाया है, या हो सकता है उन ज्ञानी लोगों के अनुभव में आया हो। ओके। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी स्कॉलर्स जिन्होंने इस चीज़ को बोला है, जी उन्होंने चार्ट देखे हों तब उस हिसाब से बोला हो, तो मैं तो क्या उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, जी। आपने बोला कि बृहस्पति की नवम दृष्टि जी अमृत तुल्य। अमृत तुल्य होती है। जी। यदि बृहस्पति को किसी भाव पर नवम दृष्टि डालनी हो, तो उसको, उस ग्रह को, बृहस्पति को उस भाव से पंचम बैठना होगा। पंचम बैठना होगा सर। पंचम भाव किसी भी भाव की बुद्धि भाव है, मंत्रणा भाव है। अच्छा। तो हम जी कहते हैं उस भाव की बुद्धि, यानी उस भाव को कैसे एक्टिवेट करना है, जी। ये बृहस्पति करेगा, जिस वजह से उसको अच्छा फल मिलेगा। ये बहुत अच्छी, मतलब नवम पंचम हो गया सर नवम ये तो। पंचम हो जी गया। जी। ऐसे ही जब आप कहते हैं कि शनि की जो विच्छेदात्मक दृष्टि है, जी। जिसको हम तीसरी दृष्टि कहते हैं, हाँ। जहाँ तक मेरी समझ है, जी मैं ये मानता हूँ कि तीसरी दृष्टि डालने के लिए शनि को आपसे 11वें बैठना पड़ेगा, जी। किसी भी भाव से। जी। और 11वें में तो ये कहते हैं कि उपचय भाव में क्रूर ग्रह शुभ फलदायी हैं। बिल्कुल सर। उस आधार पर तीसरी दृष्टि को मैं खराब बोलूँ, हाँ। मुझे परेशानी है। अच्छा। मुझे लगता है कि जब शनि की 10वीं दृष्टि आती है, वो विच्छेदात्मक है। हाँ, कारण उसका मैं बताता हूँ। जी। आपको 10वीं दृष्टि डालने के लिए भाव से कहाँ बैठना होगा? फोर्थ। फोर्थ। जी। तो यानी कि आप कह रहे हैं उस भाव के सुख स्थान में आपने शनि को बैठा दिया। हाँ, 4-10 हो गया सर। 4 10 हो गया। जी। चौथा भाव किसी भी भाव का सुख भाव है, जी। वहां पे शनि जैसा विरक्ति का ग्रह आप बैठा रहे हैं। अच्छा। और फिर आप कह रहे हैं जी 10वीं दृष्टि आ रही है, तो वो ज़्यादा खराब होनी चाहिए, जी जी जहाँ तक जी। मेरी समझ है। बाकी मैं क्या टिप्पणी करूँ इस पर? बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये मैंने बहुत बार सुना है कि अगर आपके शनि से 12वें में मंगल बैठे हैं तो इस तरह के परिणाम मिलेंगे। गुरु से 12वें में अगर बुध बैठे हैं तो इस तरह के परिणाम मिलेंगे। तो किसी भी ग्रह से 12वें भाव में बैठने की किसी और ग्रह की क्या महत्ता होती है? आ, देखिए, पत्रिका एक मकड़ जाल है, जी। और हर भाव से, हर ग्रह से दूसरा ग्रह कहाँ बैठा है उसका प्रभाव तो पड़ता है। ठीक है। आजकल ये जो प्रचलित 12वां घर और दूसरा घर हो रहा है, उसका कारण है कि आजकल नाड़ी ज्योतिष ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। अच्छी ओके। बात है, भृगुनंदी नाड़ी हुई या और नाड़ी सिस्टम हुए, जी। वो ये मानते हैं कि द्वादश भाव आपका भूत है। अच्छा, ठीक है। किसी भी ग्रह से जी। द्वादश में जो कोई ग्रह बैठा है, अतीत वो हो। तो वो आपका अतीत पे, जैसे आपने कहा गुरु से 12वें बुध बैठा है, जी। गुरु ज्ञान का कारक है। ठीक है। और उससे 12वें बुध बैठने का अर्थ है जी। कि वैसे तो कोई भी ज्ञान हो वो बुद्धि द्वारा ही लिया जाता है, बिल्कुल पर सर। इसका ये अर्थ है कि इनिशियली आपने खूब पढ़ाई की, और उसके बाद अब आप उसको गुरु की तरह ज्ञान के रूप में दे रहे हो। अगर अच्छा। बुध से 12वें, गुरु से 12वें बुध है तो। जी जी। और एक और चीज़ आप समझिएगा कि हाँ। किसी भी भाव से 12वां भाव उसका वह भाव भी होता व्यय है। भाव है। जी। तो हम दोनों को देखते हुए उसको कनेक्ट करके मतलब फेवरेबल मानते हैं। वहाँ ग्रह ना होने से कोई ग्रह होना शुभ माना गया है। ठीक है। आपको याद होगा, हम इसको कई किताबों में पढ़ा भी है। जी। एक योग होता था सुनफा अनफा।
सुनाफा ना जी। हाँ, जी जी। कि चंद्रमा से इधर बैठे तो भी अच्छा, इधर बैठे तो भी अच्छा। जी। केमद्रुम के मुकाबले तो अनफा अच्छा है, चाहे वह शनि मंगल ही क्यों ना हो, है ना। ओह अच्छा। जी 12वें घर में जी, हम कहते बिल्कुल थे, बिल्कुल तो सर। उस आधार पर 12वें में कोई भी ग्रह हो अच्छा हाँ फलदायी होता है। हाँ। किसी भी ग्रह से 12वें में जाना, जी। और वो ये दिखाता है कि वहाँ से मेहनत करके आप आगे बढ़े, अच्छा, ये चीज़। मान लीजिए सर मारक ग्रह की दशा चल रही हो और उसके 12वें में कोई ग्रह बैठा हुआ है, हम्म। तो क्या उस मारक ग्रह के महादशा में उस 12वें का अंतर्दशा आएगा तो कुछ गड़बड़ होगी? हाँ, आपने जो सवाल रखा है वो जी बात बिल्कुल सही है। आप इसको ऐसे देखिए, मार्केश से द्वादश भाव व्यय स्थान के स्वामी के अंतर आया है। जी। अगर वो शुभ ग्रह है हाँ, तो वो मारक को सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। हेल्प जी करेगा। जी। तो अगर वो मारक एक्चुअल मारक है, हाँ दिक्कत देने वाला है, तो वो जी परेशानी को बढ़ाएगा। और अगर वो क्रूर ग्रह है जी। तो फिर ऐसी चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वहाँ पे इसमें हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट आता है, ऐसे अच्छा, देखिए। क्रूर ग्रह है 12वें में और योग कारक है मेरी कुंडली का, तो वो मारक को सपोर्ट करेगा या नहीं उसको करेगा, नहीं कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, करेगा? कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। अच्छा आपने अच्छा। भावाधिपत्य भी उसको शुभ दे दिया तो ये और अच्छी बात है। अच्छा अच्छा। सर अगर जैसे किसी राशि में अगर कंजंक्शन हो दो ग्रहों की और डिग्रिकल कंजंक्शन हो किसी दो ग्रह की, तो इन दोनों के फलित में अंतर आता है या इनकी इंटेंसिटी, इनके प्रभाव में, युति के प्रभाव में कमी आती है? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में अंतर आता है। इसको ऐसे समझिएगा जी। कि जब कोई दो ग्रह काफ़ी क्लोज बैठे हैं डिग्री में, तो उनका एक नक्षत्र में होने की संभावना अच्छा। और एक ही नवांश में होने की संभावना बढ़ जाएगी। जी सर। तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर असर हाँ। काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगा। ओके। कि जैसे कैसे कहूँ मैं, कि अगर आप एक को छेड़ेंगे तो दूसरा उसके साथ कनेक्टेड है, अच्छा। पूरी तरह इंटरलिंक है। जी। जब आप उन दो ग्रहों को किसी एक राशि में बिठाते हैं पर हाँ। दूरी रखते हैं, जी। तो हम कहते हैं उस राशि और उस भाव के ऊपर इन दोनों का प्रभाव आ रहा है, पर ओके। एक दूसरे के फल पे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रही है, मतलब एक दूसरे का फल नहीं काट रहे हैं। जी जी जी। दोनों अपनी तरह से उस भाव को एक्टिवेट या प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो पीड़ित कर रहे हो, या चाहे वो शुभ फल दे रहे जी हो। जी। तो आप जब कहते हैं कि एक राशि में इकट्ठे हैं या एक हाँ। भाव में इकट्ठे पर डिग्री दूर है, जी तो उस भाव पे तो उसका फल पड़ेगा। जी। लेकिन वो जो दो ग्रह आपस में रिजल्ट देने वाले थे, हाँ। उस पर इतना नहीं पड़ेगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जी क्योंकि जी ये सर थोड़ा सा प्लीज। कॉम्प्लिकेट हो जाएगी चीज़ें। मान लीजिए मेष लगन में शुक्र और शनि दोनों साथ बैठे हैं, ठीक है, ठीक है जी। और हम इसे थोड़ी देर के लिए चौथे भाव में मान लेते हैं। जी। तो वीनस और सैटर्न दोनों साथ में और उनकी अंशात्मक दूरी कम है। ठीक है। अब अगर अंशात्मक दूरी कम है तो हम जी। बोलेंगे सप्तमेश और दशमाधिपति की युति है युति। चौथे भाव में। सप्तमेश और दशमेश की। हाँ, जी जी। अब सप्तमेश के जब भी परिणाम मिलेंगे, अगर हाँ। अंशात्मक दूरी कम है तो हाँ। 10th हाउस साथ में एक्टिवेट होगा। ओके। और मेरी पत्नी के कार्य मतलब प्रोफेशनली एक्टिव रहने की संभावना बढ़ जाएगी। अच्छा जी। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए ये सप्तमेश है, वो लाभेश है, शनि लाभेश भी बनेगा मेष लावेश लगन भी में। है बिल्कुल सर। तो जैसे ही मेरा जीवन साथी आएगा, साथ में पैसा आएगा, वाह। ठीक जी है। जी जी। ऐसे करके हम इसको इंटरलिंक करके प्रेडिक्ट करेंगे कि ये दोनों आपका कनेक्ट हो गया जी, इसके साथ ये तो मिलेगा मिलेगा, ठीक है। बाय वन गेट वन फ्री वाला हो गया, जी तो ये आ जाएगा। परंतु अगर उनमें डिग्री का अंतर है जी। और दोनों फोर्थ में है, तो हम बोलेंगे कि वाहन का कारक शुक्र हाँ चौथे भाव में बैठकर हाँ। शनि से प्रभावित है। ठीक है। ये वाहन के लिए कोई शुभ योग नहीं है, अच्छा। या पुराने वाहन लेने की संभावनाओं को बल देता है। सेकंड हैंड। जी एक जी। दूसरा, दोनों चौथे पर असर डाल रहे हैं, तो माता के व्यवहार पर शुक्र और शनि दोनों का हाँ। प्रभाव आएगा। तो दोनों के फलित में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, बिल्कुल अंशात्मक सर। दूरी और भाव। बहुत अच्छे से समझाया सर आपने। सर अगर मेरी कुंडली में सेकंड हाउस लॉर्ड या सेवन्थ हाउस लॉर्ड की महादशा चल रही है या इन दोनों की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो ये हमारे धन के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अच्छा है या इसको हम मारक दशा अंतरदशा मानेंगे? किस तरह से देखेंगे सर इस नहीं, कॉम्बिनेशन को? बिल्कुल, देखिए मार्केश की संज्ञा देने के लिए नो डाउट मार्केश से कहलाते हैं, जी लेकिन धनेश मरना भी। तो धनेश भी कहलाते हैं, जी लक्ष्मी स्थान भी कहलाता है, जी सप्तम और दूसरा। जी। तो मारक ने तो एक बार आना है, लेकिन धन ने तो शायद भगवान की कृपा से बार बार आना है। जी हाँ। तो सामान्यतः हम इसको शुभ मानकर कि पैसा आने के योग है। जी हालांकि
वो पैसा टिकेगा कि नहीं टिकेगा इस पे अलग अलग मत होते हैं। वो मैं कभी बाद में लघु पराशरी में इसके बारे में बताया गया है जी। कि पैसा आ रहा है पर यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट, वो बस अकोमुलेट हो रहा है और आप अपने मेहनत में लगे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो दूसरे सातवें का पैसा वैसा पैसा नहीं होता जो आप इंजॉय करें, अच्छा। उस समय तो एटलीस्ट नहीं कर पाते हैं। जी। और मार्केश वाली जो बात आपने कही, हाँ अगर मृत्यु तुल्य चार्ट में योग बन रहे हैं जी। तब मार्केश का अंतर प्रत्यंतर और दशा वो निश्चित ही नेगेटिव रिजल्ट देती है। अच्छा, तो सर ये आयु खंड हम कैसे जानेंगे कि ये हमारे धनेश की महादशा है या मार्केश की? एक मोटे तौर पे हमारे दर्शकों को आप बता दें सर कि आयु खंड कैसे निकालते हैं? राइट, देखिए वैसे तो इसके अंशायु पिंडायु करके अलग अलग तरीके हैं जी। जो टाइम कंज्यूमिंग है और रिलेटिवली एक रफ आइडिया आपको एज का दे देते हैं। पर अगर जैसे अभी हिना जी ने कहा है कि अगर मुझे जल्दी में चार्ट देखना हो और किसी ने अभी क्लाइंट आया, आप थोड़ा अंशायु पिंडायु निकालेंगे उसकी अनटिल अनलेस वो पूछ रहा हो ये सवाल। जी। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जो आयुष्य कारक भाव है यानी कि तीसरा भाव, आठवां भाव और लगन, अगर ये बली हैं और इन तीनों से 12वें भाव यानी कि दूसरा, सातवां, 12वां जी। ये क्षीण है अच्छा। तो ये आयु के लिए ओवरऑल अच्छा है। ठीक है। और अगर वाइस वर्सा है, 2, 7, 12 तो बली हैं, 1, 3, 8 कमज़ोर है तो हमें मानते हैं कि इसकी आयु में कमी हो रही है। अच्छा। अब फिर वही इसमें भी जुड़ता है फिर कि अगर चर राशि में है तो मध्य आयु, और द्वितीय भाव में है तो ये आयु, वो योग होते हैं ऐसे। जी। तो इन तरीकों से हम आयु का एक रफ आइडिया ले लेते हैं। ओके सर। अच्छा सर, ये हमने बहुत बार सुना है, बहुत लोगों को कहते हैं कि आप कभी ऋण मत लीजिएगा या आप कभी किसी को लोन मत दीजिएगा, वो पैसा कभी वापस लौट के नहीं आएगा, या आप कभी अपने ऋण को नहीं चुका पाएंगे। और इसके विपरीत मैंने ये भी सुना है किसी किसी को कि आप जीवन भर 5,000 10,000 का भी हमेशा अपने सर पे लोन रखिए। तो ये क्या परिस्थितियाँ होती हैं सर, और क्या देख के आप लोग प्रेडिक्ट करते हैं ऐसी बातें? क्या देखकर हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं? आपने 2-3 सवाल पूछे, मैं इसको ब्रेक करके बोलता हूँ। सबसे पहले आपने कहा कि किन लोगों को आप ये कहते हैं कि आप ऋण भूल से भी नहीं लीजिएगा। देखिए, हम जानते हैं ऋण लेने के लिए भाव छठा भाव होता है। यदि छठे भाव का स्वामी क्रूर ग्रह होकर लग्नेश का मित्र ना होकर लगन लग्नेश पर प्रभाव डाले, अच्छा, तो हम कहते हैं आप ऋण लेने से बचें। ओके। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जी। कौन सा लगन ले जहाँ पे छठे का स्वामी क्रूर ग्रह होता है। थोड़ी देर के लिए हम मिथुन लगन की बात करते हैं। मिथुन लगन में मंगल छठे का स्वामी होता है। मंगल छठे का स्वामी हो गया। जी सर, ठीक है, बिल्कुल। अब ऐसे में ये मंगल बली होकर अगर बुध या लगन पे प्रभाव डाल रहा है, अच्छा, तो हम कहेंगे भाई साहब आप लोन मत लेना। ये लोन की चिंता हो जाएगी यहाँ पर कि कैसे चुकाऊंगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। जी। तो एक तो ये, दूसरा और मंगल वीक हो तो आप ले सकते हैं। अगर मंगल वीक है, देखिए मंगल का लगन लगने से संबंध नहीं है। अच्छा। और वो किसी और पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए या आपकी कुंडली में मंगल 3, 6, 11 बैठ जाए। अच्छा, ओके। मंगल 3, 6, 11 बैठे, 6 में तो चलो फिर भी वो लगन को देखेगा, तीसरे या 11वें बैठ जाए जी, तो हम कहते हैं आप ले सकते हैं। अच्छा, अन्यथा वरना तो कोई भी वो जो मिथुन लगन वाला है सबको मना कर देना चाहिए। हम सबको मना नहीं करेंगे। अगर मंगल लगन लग्नेश को नहीं देख रहा, उनसे फेवरेबल पोजीशन पे हैं, तो आप लोन ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं। ठीक है सर। दूसरा आपने कहा किसको लोन नहीं देना चाहिए। देखिए, पैसा देना या मतलब मान लीजिए कोई मेरे पास मांगने आया और मुझे कहा गया कि आपको ब्याज में दूंगा, आप मुझे पैसे दे दें। ठीक है। तो हम अपने धन भाव यानी संचित धन में से उसको निकाल के कुछ पार्ट देते हैं। जी। संचित धन हम दूसरे से देखते हैं। सेकंड हाउस में यदि दूसरे भाव का अधिपति द्वादश में पीड़ित हो, अच्छा जी, द्वादशेश से पीड़ित हो, ओके, या तीसरे के स्वामी से पीड़ित हो, अच्छा, तो हम कहते हैं आप पैसा उधार नहीं दीजिएगा। अच्छा, या द्वादश में बैठ जाए, द्वादश में बैठकर पीड़ित हो रहा हो। अच्छा, क्योंकि मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। देखिए 6, 8, 12 तीनों भाव खराब कहे जाते हैं। छठे में ये कहा जाता है झगड़ा हो जाएगा और आपको हिंसा और कोर्ट कचहरी आता है। अष्टम में कहते हैं जी चोरी हो जाएगा, आप पाताल भाव है, निकल जाएगा। द्वादश में हम कहते हैं कि आप व्यय करेंगे मतलब आप खुद खर्च करेंगे।
खुद खर्च करने का मतलब मेरी इंटेंशन शामिल है उस पैसे को कहीं ना कहीं इधर अपनी उधर डाल, मर्जी से। हाँ अपनी मर्जी से। जी और कर्जा हम अपनी मर्जी से देते हैं जी। कि ओके। भाई ये इसलिए हाँ 12वें में हम कह रहे हैं कि आप देंगे और उसके बाद नुकसान हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा भाव आपके विक्रम का है, हम्म, आपके कलता का भाव है, जी। तो वहाँ भी आपकी मर्जी शामिल थी उस पैसे में आग लगाने में। तो इन दोनों केसेस में हम उधार देने से मना करते मना हैं करते हैं। कि आप मत दीजिए, आपका पैसा वापसी आने में दिक्कत करेगा। अच्छा अच्छा। और अब फाइनल वो वाली कंडीशन कहाँ पे पैसा लेना चाहिए। हाँ सर, हाँ। देखिए अगर, ताउम्र 5,000 का कर्ज लेना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये होता है कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि सर आप गाड़ी ले रहे हो, कहते हैं हाँ मैंने पैसा है आपके पास है, फिर भी मैंने कहा 1,000 2,000 या बैंक से लोन लोन ले ले लो, लीजिए कुछ ले आप, लो। हाँ। तो वो कारण उसका ये है कि जब छठे का स्वामी लग्नेश का मित्र हो अच्छा और लग्नेश को सपोर्ट कर रहा हो, जो पहली कंडीशन से उसकी उलट कंडीशन, जी। अच्छा सपोर्ट कर रहा हो, हाँ। 11वें भाव में बैठकर आपको लाभ दे रहा हो, जी। तो हम कहते हैं आप अगर कर्जा लेके काम करेंगे हाँ। तो वो काम आपका ज़्यादा चलेगा। ओके। मैं आपको एक उदाहरण से बताता जी, हूँ। मतलब मिथुन लगन, षष्ठम घर की भाव की जो एनर्जी है, तो आप उसको एग्जॉस्ट कर दीजिए, राइट, लोन ले, अदरवाइज वो फिर और किसी तरह से रिफ्लेक्ट बीमारी में या ऐसे में हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो तब जब वो आपके लग्नेश का मित्र हो। अच्छा अगर वो लग्नेश का मित्र नहीं है, लगन से शुभ स्थान में नहीं है, जी। तो फिर आप उसको नहीं लें। ठीक है। मतलब ये दो कंडीशन के बाद हम किसी को रेकमेंड करते हैं कि आप पैसा उधार ले सकते हो, और आप ले लेंगे तो फ़ायदा रहेगा। अच्छा सर। सर, सूर्य राहु और चंद्र केतु की युति क्या पूरे जीवन जातक को परेशान करती है, या उम्र के एक खास पड़ाव के बाद ये इस प्रभावहीन हो जाती है, क्षीण हो जाता है इसका प्रभाव? देखिए वैसे तो दोनों लग्नवत माने गए हैं। जी। आपको भी पता है सूर्य आत्मबल है, हाँ, चंद्रमा मानसिक बल है। मानसिक। और आप जब कहते हैं कि ये दोनों ग्रह कुंडली में अफ्लिक्टेड है इधर बाय राहु और केतु, तो कहीं ना कहीं कोई एक अमिट छाप तो छोड़ेगा। अच्छा लेकिन इसका प्रभाव ज़्यादा कब मिलेगा, जी जब या तो उन दो ग्रहों की दशा हो, जी। राहु की चल रही हो, राहु सूर्य है, राहु की दशा हो, या सूर्य की दशा हो, ठीक है। चंद्र केतु में दोनों में से किसी की दशा हो, जी जी। या इन दोनों में से कोई लग्नेश हो। ठीक है। जैसे मेरा सिंह लगन है और फिर सूर्य राहु हो, ठीक या है। मेरा कर्क लगन है और चंद्र चंद्र केतु केतु हो, हो। जी अथवा ये दोनों लगन में बैठे हो, जी। तो तब तो ये ताउम्र आपको मिलता ही रहेगा। महीने बीत जाएंगे, साल बीत जाएंगे, बट आपके ऊपर प्रभाव रहेगा। कभी आपके क्षीण नहीं होगा क्षीण नहीं होगा, आपके नैसर्गिक स्वभाव में वो दिखेगा, ठीक आपके बिहेवियर में वो दिखेगा। जी परंतु अगर वो इनसे कनेक्टेड नहीं है, लगन से नहीं है, लग्नेश से नहीं है, जी जी। उस परिस्थिति में सिर्फ दशा पर इसका प्रभाव ज़्यादा, बाकी जो टाइम पर इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। अच्छा सर, ये कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी हूँ सर। एक ट्रांजिट से प्रश्न लेना चाहूँगी कि अभी जैसे गोचर के शनि कंबस्ट अस्त होने वाले हैं, सूर्य से अस्त होने वाले हैं सर, तो जैसे जिनके लग्नेश हो शनि, या जिनकी 7.5 चल रही हो, तो ये जो 1.25 1 महीने का जो समय अवधि रहेगी, ये कैसी रहेगी सर? अगर मेरी कुंडली में सैटर्न अच्छी स्थिति में है, या किसी की कुंडली में बुरी स्थिति में है, तो ये अस्त होना उनको राहत देगा, या उनके काम में रोड़े अटकाएगा? किस तरह से फलित करेंगे सर ये गोचर में होने वाली घटना को? देखिए, एक फल दीपिका का श्लोक है जिसमें कहा जाता है कि महादशानाथ अगर गोचर में अस्त है जी या नीच का है, जी। तो आप उसकी महादशा में अशुभ फल की प्राप्ति की अपेक्षा करें कि आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अच्छा और वही अगर बली है और वक्री है तो आपको उसका फल ज़्यादा मिलेगा। अच्छा अब आपने एक सवाल बोला कि मेरी कुंडली का लग्नेश शनि है जी और 1 महीने के लिए वो अस्त होने जा रहा है। जी। वैसे तो ये एनुअल इवेंट है, हर साल 1 महीने के लिए लगभग शनि अस्त होता है। होते ही हैं जी। तो हम यही कहेंगे कि अगर कुंडली में शनि ऑलरेडी कमज़ोर है, नेटल चार्ट में कमज़ोर, तो इस गोचर पे ध्यान दीजिए ठीक है। और अवॉइड करें कोई ऐसा काम जिसमें लाइफ का रिस्क हो। कोई एडवेंचरस गेम आपको जाना है, अच्छा। इसका क्या बोलते हैं उसको, लंबी ट्रैवलिंग करनी है, और ये सब स्कूबा डाइविंग करनी है, और ऐसे कुछ है, पैराड्रॉप। हाँ बहुत सारी चीज़ें आजकल यंग जनरेशन बहुत करते भी हैं। हाँ
तो हम कहेंगे कि 1 महीने बच लीजिए, उसके बाद कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है। तो वो है। लेकिन अगर कुंडली में बली है तो इस गोचर पे विशेष ध्यान नहीं दीजिए, वरना तो परेशान होने के अलावा कुछ खास और होगा नहीं। अच्छा तो वो सर, चीज़। जैसे मकर राशि वाले लोगों की उतरती 7.5 रहेगी, हाँ, तो उसमें कुछ राहत मिलेगी इस 1 महीने में, अगर वो अस्त हो जाए 7.5 प्रदाता? राइट राइट राइट। अब आप इसको ऐसे समझिएगा जी। कि 7.5 क्यों लगी। हाँ। क्योंकि शनि चंद्रमा से दूसरे दूसरे पे। 7वें या दूसरे 12वें या उस घर में चल रहा था, जी। राइट। जी। आपने कहा अभी तक शनि था, अब सूर्य भी आ गया है। हाँ। हाँ। ओ। आपने कहा अभी तक शनि 7.5 ही लगा जी। रहा था, जी। अब आपने सूर्य को भी चंद्रमा के ऊपर से गुजार रहे हैं। करेला और नीम चढ़ा। हाँ हाँ। जी। तो ये अच्छा करने की बजाय मुझे टेंशन हो जाएगी कि ये किस भाव में, अगर 12वें में कर रहा है तो खर्चा ना कर दे कोई व्यर्थ हाँ। का, दूसरे में कर रहा है तो यहाँ पर मैं इसको कम नहीं मानूंगा। जी। और आपने एग्जाम्पल क्योंकि मकर का दिया, क्योंकि मकर राशि वालों की आजकल 7.5 जी। है, तो मैं कहूँगा मकर राशि का तो राशि अधिपति ही शनि है, हाँ। तो वहाँ पे विशेष लाभ वैसे भी नहीं होगा। अच्छा। अगर कोई ऐसे ही राशि की 7.5 होती है, जैसे कि सिंह राशि की 7.5 हो, तब सूर्य शनि को अस्त कर दे, ओ। उस दौरान अच्छा मानेंगे। अच्छा अच्छा। तो जी। ये जी। अंतर जी। आएगा जी। इसमें। सर, और अंतिम प्रश्न मैं पूछूंगी कि गोचर से ही पूछूंगी कि गोचर के प्लैनेट्स अगर गोचर के लग्नेश को प्रभावित करते हैं तो क्या इसका परिणाम आता है, कैसे फलित करते हैं सर? गोचर के ग्रह। गोचर के प्लैनेट्स अगर गोचर में मेरे लग्नेश को देख लें, हाँ गोचर हाँ के लग्नेश को देख लें हाँ। अच्छा। या युति बना लें। राइट। ये मतलब आप ये कह रहे हैं जो मेरी जन्म कुंडली का लग्नेश है, जी। गोचर में वो जहाँ चल रहा है, वहीं पे कोई और गोचर के प्लैनेट्स आ हाँ गए। हाँ हाँ हाँ, क्या कहूँ, नेचुरली जी। वो आपके ऊपर पूर्ण इम्पैक्ट डालेंगे। अच्छा। और ज़्यादा उन पर डालेंगे जिनका लगन मकर, ये आखिरी 4 लगन है, अच्छा। यानी अच्छा। गुरु या शनि का। गुरु और क्योंकि धनु। आप जानते हैं इन 4 लग्नों में लग्नेश की गति धीमी होती है। धीमी होती है। अब अगर उनके आसपास जो एनवायरनमेंट बन रहा है जी। उसका प्रभाव आप पे ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा। तो आपने जो बात बोली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, लगन कुंडली में तो लग्नेश पर किस गोचर है क्या है वो देखते ही हैं, नेटल प्लैनेट के ऊपर किनका गोचर है वो भी देखते हैं। जी। ये आपने एक नया फ्रंट खोल दिया कि गोचर में ही लग्नेश हमारा और उसके ऊपर ग्रहों का गोचर। जी। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं गलत नहीं तो ज़्यादा देखा जाता है, बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। क्या सेक्सटाइल, opposition, ऑपोजिशन, sextile, राइट हाँ। राइट, कि भैया वो ऐसे बैठे हैं वो वैसे बैठे जी। हैं, तो वहाँ पे वो दोनों ही ट्रांजिट के लेते हैं, इफ आई एम ट्रांजिट नॉट के रॉन्ग, जी जी है सर। ना। जी। तो निश्चित ही वो वहाँ इम्पैक्ट तो डालते हैं। महादशा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ सर। तो महादशा है ही जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब ये आपको पता है, रिसेंटली मैं किसी एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, जी। मैंने कहा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में दशा नहीं होती, हाँ। और क्या पता दशा फल ना देती हो। हाँ। कह सर आप ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा। मैंने नहीं, मैं वैसे सोच रहा हूँ कि जी। जी। वो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं इमेजिनरी है, ये है वो है। तो उस व्यक्ति ने अपना ही उदाहरण दिया, कह रहा सर 2 महीने पहले मेरी उस ग्रह की दशा थी, मेरा नेचर ऐसा था, कोई भी कुछ सुनाता मैं उल्टा जवाब देता था। जी। जैसे ही मेरा बृहस्पति की महादशा आई, मैं एकदम शांत हो गया हूँ, और ये मैं खुद में फील कर पा रहा हूँ। तो जो लोग ये कहते हैं कि दशा एक काल्पनिक कैलकुलेशन नहीं, है, नहीं, नहीं सर। तो वो पूर्ण प्रभाव देती है। वो 4000 साल पहले हमारे सेजेस और महर्षि लोगों ने इतना शोध किया, वो व्यर्थ तो नहीं था सर। बिल्कुल जायज़ बात है। आशा करता हूं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आई हो। यदि हाँ तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप नए हैं तो ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। विपरीत राजयोग से जुड़े 13 इंपॉर्टेंट सवाल, यदि इनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक करें, और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।